देखिए, आज की जो हॉरर स्टोरी है वो थोड़ा-सा अजीब होने वाली है, क्योंकि आज तक जितनी भी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, जिन पर भूत-प्रेत आत्माओं, कर्ण पिशाचिनी अप्सराओं के बारे में मैंने आपसे बताया, वो इस स्टोरी के आगे यूँ कहें तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज की स्टोरी किसी भी इंसान को अंदर से झकझोर कर रख देने वाली है। एक ऐसी लड़की जो अकेली एक हवेली में रहती है, उसके ऊपर एक जिन आ जाता है। कहा जाता है कि जिन बड़ा शरीफ था, लेकिन इस शरीफ जिन ने उस लड़की के साथ ऐसा क्या करा कि जब भी कोई इंसान इस बात को सुनता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस कहानी के अंदर एक बाप है जो आपको मजबूर कर देगा सोचने पर, क्या बाप इतना बुरा हो सकता है क्या। ये कहानी स्टार्ट होती है एक गांव से जिसका नाम पुरवा होता है। उस पुरवा गांव में बिरजू नाम का एक आदमी रह रहा होता है। हालांकि बिरजू बड़ा शरीफ था, लोगों की मदद करता था, जरूरत पड़ने पर काम आ जाता था लोगों के। ये वही वजह थी कि लोग कभी कोई समस्या से अगर कोई गुजरता था तो पहले बिरजू का दरवाज़ा खटखटाता था कि मुझे ज़रूरत है भैया, देख लो। तो बिरजू भी लोगों की मदद कर देता था। ये हरिश्चंद्रवादी वाला स्वभाव, ये मददगार बने वाला स्वभाव इंसान के ऊपर कब भारी पड़ जाए ये किसी को पता नहीं चलता। ये बिरजू के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये ईमानदारी इसको एक समाज का लंबा सबक देने वाली थी। हालांकि बिरजू की शादी हो चुकी थी। शादी हुए अभी कुछ ज़्यादा वक्त बीता ही नहीं था कि इनके घर में कुछ ऐसा होने लगा कि पैसा नहीं जुड़ रहा है। क्योंकि पैसा जुड़े तो जुड़े कैसे जुड़े, बिरजू भैया ने सब पैसा इधर उधर बांट दिया है। बच्ची कुछ प्रॉपर्टी है, सोच रहे हैं बिरजू की कुछ बेच दिया जाए तो फलाने वलाने से इधर उधर से कुछ रुपया मिल जाए तो शायद कुछ जीवन पालन पोषण करा जा सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब आपको ज़रूरत होती है तो उस समय कोई आपके खड़ा नहीं होता। ये बिरजू के साथ हुआ। समय गुजरता है, धीरे धीरे 1.5 साल हो जाता है। घर वालों का कहना या समाज का कहना, नानी फूफी दादी सबका कहना है कि भैया बच्चा बच्चा हो जाए तो कोई बात बने आ गया। शायद हो सकता है कि इन दोनों कपल के बीच में जो लड़ाई चल रही है, हो सकता है कि उसी में किलकारियाँ गूंजें और बच्चे की वो हंसी मुस्कुराहट इन दोनों के ज़िंदगी में एक नई उमंग लेकर आएगी। हो सकता है कि बिरजू बेहतरीन महसूस करने लगे। लोगों ने ऐसा सोचा, राय भी दी कि बच्चा कर लो, बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन बिरजू इन सब चीज़ों से बड़ा अपसेट रहता था। एक रात की बात है, पता नहीं क्यों अजीब सा उसके साथ होता था। एक रात की बात है, वही 12-10 बजे के आसपास की बात है। ये सो गया था। होता है गांव में, आप 9-10 बजे तक सो जाते हो आराम से। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती वैसे वैसे इसकी नींद भी गहरी होती जाती। ये गहरी नींद के अंदर के वो जो सपने हैं, कई लोगों को बड़े डरावने आते हैं, लेकिन बिरजू को उस रात को एक ऐसा सपना आया जिसने बिरजू की ज़िंदगी को बदल दिया। रात में एक सपना आया जैसे कि कोई बगल में लेटा हो, बड़ा अजीब सा है, कोई शक्ल नहीं दिखाई पड़ रही है, हाव भाव है उसके अंदर, जो बोल रहा है वो चीज़ सुनाई पड़ रही है। उसकी बातों में सिर्फ एक बात है कि अगर तुम्हें इन सारी चीज़ों से निकलना है, अगर तुम्हें बहुत पैसा चाहिए तो तुम मेरे साथ आओ, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम मेरे पास आओ। बिरजू को सब चीज़ थोड़ा सा अटपटी लगी। हालांकि बिरजू गांव का आदमी था, भूत प्रेत पिशाच इन सब चीज़ों के बारे में सुना हुआ था। उसको ऐसा लगा कि शायद कोई ऐसी हवा हो सकती है जो मुझे डराने का प्रयास कर रही है, लेकिन मैं डरूंगा किसी से नहीं। भूत प्रेतों से वो बिल्कुल भी नहीं डरता था। अकेले शमशान घाट के आसपास चला जाता था, रात में आने से भी नहीं डरता था। घने जंगलों में उसका खेत था, दिन प्रतिदिन उसका आना जाना था। तो ये डरना, ये डराना उसके बस की बात नहीं थी। शायद उसको अजीब सा थोड़ा सा लगा कि ये बोल कौन रहा है, बस एक बात पता कर लें कि आसपास आवाज़ किसकी आई। तो उसकी आँख खोली तो देखा कि आसपास कोई नहीं। उसने दरवाज़ा खोला अपने जहाँ पर वो रहता था, आसपास देखा तो कोई है नहीं। आवाज़ दिया, कोई है, कोई आवाज़ नहीं। फिर वो आया, अपने खटिया पर लेटा, आंखें बंद करी, नींद थोड़ी गहरी हुई। फिर एक वही सपना आता है कि तुम्हें पैसा चाहिए तो मेरे पास आओ, अमीर होना है तो मेरे पास आओ। तो बिरजू बोलता है कि सोचता है कि इस बार उठेंगे नहीं, इस बार देखेंगे कि क्या होता क्या है। इन सपनों में जो ये आते हैं भूत प्रेत आत्मा, ये करते क्या है असल में। तो बिरजू उसने आंखें को बंद करते रहा। फिर बिरजू के मुंह से आवाज़ आई, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आवाज़ आई कि तुम्हें अपने घर से निकल कर आना है। दूर है घर है, एक घर के बगल में कोठी है, उस कोठी के अंदर एक कुआं है, उस कुएं के अंदर कुछ रखा है जिसको तुम्हें उठा कर लेकर आना है। तो बिरजू बोल रहा है कि अगर मैं उठा लाया तो उसमें क्या मिलेगा। तो आवाज़ आती है कि अगर तुम उसको उठा के ले आए तो तुम्हें वो मिलेगा जो जीवन में शायद तुम कभी भी नहीं कमा सकते, शायद कभी जोड़ नहीं सकते। सोने की असरफियाँ उसके अंदर हैं, इतना पैसा है कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठ कर खाएंगी। बिरजू को लगा कि पता नहीं क्या है। फिर वो आंखें खोलता है और जैसे आंखें खोलता है आसपास कोई नहीं। लेकिन वो उस बात को सुनता है और उस बात को फॉलो भी करता है। और जिस घर के अंदर वो कुएं की बात कर रहा था, आवाज़ जो सपने में आई थी, वो वहाँ पर पहुँच जाता है। गया, कुएं के नीचे झांका, वही 2-3 बजे की बात थी।
तो कुएं में वैसे पानी होता है। तो एक अजीब सी चमकती हुई चीज़ कुएं के अंदर से झलकी, तो उसको लगा ये कुछ अलग है, क्या सच है, क्या सपने में आई हुई चीज़ वो सच हो सकती है क्या। तो जैसे ही नीचे और थोड़ा एक बार क्लियर करके देखता है तो हाँ, सच में कुछ ऐसा पड़ा है। बस टास्क इतना है कि उसको निकालना है। निकाले कैसे, उसके लिए या तो रस्सी हो। तो देखा कि कुएं के बगल में कुछ लोगों ने, जैसे पुराने समय में होता था, कुएं से पानी निकाला जाता था अपने भैंसों के लिए, गायों के लिए, या खुद को पीने के लिए। तो कई लोग अपनी वही बाल्टी या रस्सी वगैरह रख देते थे कि सुबह आएंगे पानी खींचेंगे वहाँ से। तो वहाँ पर एक बाल्टी रखी थी, तो रस्सी में बाल्टी को बांधा, नीचे कुएं में डाला और उस सामान को बाल्टी में ऐसे अड़ा के कि उस बाल्टी के अंदर आ जाए, वैसे लिया। और जैसे ही उसने उस बाल्टी के अंदर उस सामान को लिया, वैसे ही एक आवाज़ फिर से आती है, ये जो तुम उठा रहे हो ये किसी और को नहीं मिलता है। अगर तुम्हें चाहिए तो कुछ शर्तों को पालना पड़ेगा तुम्हें। कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनकी बातों को आपको मानना पड़ेगा। तो बिरजू को लगा कि क्या क्या शर्तें हो सकती किसी इंसान की, बताओ क्या शर्त है। तो आवाज़ आती है, यह शर्त वो शर्त नहीं है जो तुम हल्के में कभी नज़रअंदाज कर दो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर यह शर्त का पालन कर पाना तो ही इस खजाने को लेना, वरना शर्त के मुताबिक अगर तुम नहीं चले, तुम्हारे 7 वंश को बर्बाद करने की क्षमता रखता हूँ मैं। तो बिरजू बोला, मजाक लगा उसको अंदर से, हाँ बोल दिया। बोला हाँ बोलो, क्या क्या शर्त है तुम्हारी। तो शर्त आती है कि याद रखना कि जब तक मैं हूँ तुम्हारे वंश में, एक तो तुम्हें मुझे पूजना पड़ेगा, और दूसरी खास बात है, जो पहला बेटा तुम्हारा होगा उस पहले बेटे की जो आत्मा है वो मुझे चाहिए। तुम्हें अपने पहले बेटे को खुद से मारना होगा और मार कर उस आत्मा को मेरे हवाले करना पड़ेगा। फिर जो बोला, ऑलरेडी बच्चा हो नहीं रहा है, फालतू की बात कर रहा है, बच्चा होने के आसार है नहीं। शर्त में हाँ कर देता हूँ, खजाना उठा लेता हूँ, बच्चा तो वैसे भी होने से रहा, और ना बच्चा होगा ना मैं इसको दूंगा, बात खत्म। वो आवाज़ आना बंद हो जाती है। ये बाल्टी को खींचता है तो कुछ तो अजीब सा था, जैसे कोई संदूक जैसा बना हो, उसके अंदर सोने की असरफियाँ और कई सारी गिन्नियाँ थीं। और जैसे उसने खोला तो वो चौंक गया, इतना सारा खजाना, वो भी मेरे पास, जहाँ एक असरफी को कमाने के लिए शायद उसे सालों मेहनत करनी पड़ती, आज वो सालों की मेहनत, ये मतलब एक असरफी, और एक असरफी नहीं बल्कि हजारों असरफी, मतलब हजारों सालों की मेहनत आज उसके सामने पड़ी हुई थी। बिरजू एकदम शॉक्ड हो गया कि अब तो मैं शायद बहुत अमीर बन गया। मुझे, यानी मेरे जैसा अमीर आदमी तो पूरे गांव में नहीं, गांव तो छोड़ो, पूरे पहाड़ों में सही, आसपास के इलाकों में नहीं, क्योंकि हजारों असरफियाँ सच में बहुत होती हैं, और भी जब सोने की हों तो किसी भी इंसान को माला माल कर सकती हैं। ये बिरजू के साथ हुआ। बिरजू उसको उठाता है, और कमीज पहने हुआ था सफ़ेद सफ़ेद, वो उतारता है, मतलब उतारता है ऐसे, उसको लगा कि कोई आदमी देख वेख ना ले, फटाफट कमीज को उसके ऊपर, संदूक के ऊपर लपेटता है और उस चीज़ को उठाकर घर के अंदर चला आता है। एक असरफी निकालता है, एक असरफी निकाला, सामान बेचा, अच्छा खासा पैसा मिला, उस पैसे से बढ़िया घर के अंदर सामान लेकर आया, राशन वगैरह लेकर आया, कुछ कपड़े वपड़े लेकर आया, तब भी उसके पास कुछ पैसे बच गए। तो आज तो बड़ा खुश है। घर वाले एकदम शौक, भैया क्या हुआ, आज अचानक कोई ज़मीन बेच दी या कोई बात है कि कहीं से मिल गया। कुछ लोगों के क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चन जब बहुत सारे हो जाए ना, उसके ऊपर पैसों की गड्डी हो या रुपया हो, रख दो, सारे सवाल बंद हो जाते हैं। वही होता है बिरजू के साथ, सारे सवाल बंद हो जाते हैं। न पत्नी पूछती है, न बाप बाप पूछते हैं, सिर्फ एंजॉय कर रहे होते हैं। समय बीतता है, यह सरफियाँ निकाल निकाल के कुछ ना कुछ घर में लाया करता। घर वाले बड़े खुश कि बिरजू को शायद कुछ तो ऐसा मिल गया है जो हमारे घर को अच्छा बना रहा है। अब जब अच्छा बन रहा है तो कई सवाल जो पैदा हैं वो भी नहीं, सिर्फ मज़े चल रहे हैं, एंजॉय चल रहे हैं। धीरे धीरे घर बन रहा है, घर के अंदर वो जो रसूखदारों वाली चीज़ें होती हैं वो समय के साथ आने लगी। समय नहीं बीतता है, 6-7 महीने का ही समय बीतता है। इनकी जो वाइफ थी उनको उल्टी आना शुरू हो जाती है। तो मोहल्ले की दादी बोलती हैं, लगता है अब बिटिया पेट से है, कुछ है। बात सच थी, बिटिया पेट से थी। वही 4था महीना हो चुका था, 5वां महीना हो चुका था, लेकिन बच्चा गिरने की ऐसी कोई नौबत नहीं आई। बढ़िया, मतलब सब परिवार वाले भी खुश हैं, हेल्थ भी चल रही है, वेल्थ भी चल रहा है, सब कुछ काम चल रहा है। 8 महीना बीतता है, 9 महीना बीतता है कि घर जो आज तक बहुत समय से, एक लंबे समय से एक बच्चे की वो मुस्कान, वो आवाज़, वो किलकारी के लिए गूंज रहा था, कहीं ना कहीं तरस रहा था, आज वो पहली किलकारी ने पूरे घर के अंदर स्माइल पैदा कर दी, खुशी पैदा कर दी। हर एक इंसान खुश है। ये तो एकदम पागल हो गए बिरजू की
जो चाहिए तुम्हें वो लेकर जाओ। जितनी प्रजा होती है, नाई होता है या जो जमादार होते हैं, सबको रुपया देता है, सबको खाने पीने के लिए देता है, खुशी में पूरे गांव के लिए भंडारा करा देता है। सब आते हैं, खाना पीना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन 1 साल बीतता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ऐसे 1 साल धीरे धीरे बीतता है। तो ये शायद इस बिरजू भूल चुका था कि इसने कोई शर्त पाली हुई है, और ये वो जो पाली हुई शर्त शायद अब इसका पीछा भी करेगी। ये सब भूल चुका था बिरजू। समय बीता, 1 साल के बाद एक फिर वही सपना आया। लगता है बिरजू तुम भूल गए कि ये वादों की कदर करा करो, वरना तुम्हें पता है जिंदगी बड़ी कमज़ोर होती है, यूं रेशम के धागे से होती है, कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं। खुद से प्रेम मत करो, चलता है, परिवार वाले हैं उनसे प्रेम करना सीखो। और रही मेरी शर्त, मुझे अपना पहला बेटा दे दो, वरना तुम्हारा वंश मैं कब बर्बाद कर दूंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये सपना आता है, ये वो सपना था जो आज बिरजू के जहन में डर को पैदा करके गया, क्योंकि उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि वो सपना, ये वो रात, ये प्रेत, ये जो आवाज़, ये फिर से लौट कर इसके जीवन में आएगी और फिर इसके खुशहाल भरे जीवन को खंदक में बदल देगी। बिरजू को अजीब सा लगा, अंदर से कपकपी सी थी, एक डर भी था कि जो इतने दिनों से कमाया था यानी बच्चा, जो इतने दिनों से मन्नत से मांगा था यानी बच्चा, जो परिवार के पूरे उम्मीदें थी यानी बच्चा, क्या मेरे हाथ से चला जाएगा क्या? तो बिरजू अंदर से सक पका रहा था। सुबह उठा, उसके होश खराब हैं बिल्कुल। अब कोई इंसान जब ये सुन लेता है कि मेरा बेटा ख़त्म होने वाला है, उसके अंदर कहीं ना कहीं बाप का प्रेम तो पैदा हो ही जाता है। बेटे को लेता है, बड़े प्यार से सहलाता है, और उसकी आंखों में देखता है ऐसा, हर एक नक्श नकम जितना भी शरीर होता है सब देखता है, और उसको लगता है कि शायद अब मैं अपने बेटे को गंवा दूंगा। कि वो अगली रात होती है, अगली रात को फिर वो सपना आता है, सेम सपना इसी तरीके से। इसने ठान लिया कि अब चाहे जो हो जाए मुझे मार देना, लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं दूंगा। प्रेम बढ़ता चला जाता है बेटे के प्रति, देता नहीं है। धीरे धीरे 1 महीना गुजर जाता है। हर रात को वो सपना इसको विचलित करता है, हर रात इसके लिए दर्द, एकदम डर जैसा पैदा कर देती है। कई रात तो सोने नहीं जाता था, क्योंकि डर था कि जब सोएंगे तो फिर वही सपना मुझे परेशान करेगा। कई रातें तो बिना सोए गवा दी। लेकिन समय के साथ 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन ऐसे करके इसकी तबीयत खराब होने लगी, सांस जो होती है फूलने लगी। बिरजू की तबीयत इतनी खराब हो गई कि आसपास के वैद्य जो हैं उन्होंने तक हाथ उठा लिया, मैं नहीं बचा सकता। सिर्फ बिरजू नहीं, बिरजू के पापा की मृत्यु हो जाती है, बिरजू के माँ की मृत्यु हो जाती है, और एक बार फिर से वो सपना आता है, ये 2 मौतें लगता है तुम्हें गवारा नहीं, तीसरी खुद दिलाकर अपने बच्चे की दिलाना चाहते हो क्या? अजीब सा फिर से आता है सपना। तो उसने सोचा कि अब करें तो करें, क्या करें, क्या मुझे अपने पहले बेटे को देना ही पड़ेगा? फिर वो सपना आया, फिर वो सपने में आवाज़ आई, और इस बार उसने जो आवाज़ थी, आवाज़ से फिर सवाल पूछा, ये बताओ मुझे कहाँ पर बलि देनी पड़ेगी, किस तरीके से देनी पड़ेगी, मुझे बताओ। तो वहाँ से आवाज़ आती है, शनिवार का दिन होगा, शाम का समय होगा, और एक आवाज़ तुम्हें शाम को तुम्हारे पास आएगी, चलो की आवाज़ आएगी। उस आवाज़ के तहत तुम पीछे पीछे चले जाना, वो आवाज़ जिधर तुम्हें खींचती चली जाए, अपने बच्चे को वहाँ पर लेकर जाना, और बस जिस तरीके से वहाँ पर नियम लिखे होंगे, या मतलब जो नियम बताए जाएंगे, उस तरीके से बलि को दे देना या वहाँ पर रख देना। आवाज़ आई, शाम का, शनिवार का दिन आता है, शाम का समय आता है, बेटे को गोदी में लेता है, बहुत रोता है। घर वाले बोलते भैया कहाँ लेकर जा रहे हो? बोला थोड़ा खिला के आ रहे हैं, आसपास आ रहे हैं। शाम के समय में फिर वही आवाज़ आती है, चलो। चलो की आवाज़ खींचती हुई लेकर जाती है इसको कहीं और। ये चलता 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 चला जाता है, खेतों के बीच में, बागों के बीच में, जंगलों के बीच में, और एक ऐसी जगह आती है जहाँ पर से फिर वही आवाज़ आती है, यहीं पर रख दो बेटे को। एक पेड़ होता है, बीच से कटा है, तना होता है जिस पर इतना होता, मोटा तना हो तो जगह बन जाती है। उस बनी हुई जगह पर बेटे को रखना था, और जैसे ही वो बेटे को रखता है, बस वो आवाज़ आती है कि अब तुम यहाँ से वापस चले जाओ। ये वापस पीछे की तरफ मुड़ा और अपने घर की तरफ जैसे ही रवाना हुआ, कई बार इच्छाएं हुई कि बार बार पलट कर देखें, लेकिन पलट नहीं सकता था क्योंकि नियम के विरुद्ध था। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, एक आवाज़ आती है चीखने की इसके बेटे की, जैसे बहुत तेज कोई बच्चे को मार गया हो,
किसी ने उसकी जान को पकड़ के निकाल लिया हो, शरीर को जैसे किसी ने मोड़ दिया हो। वो बच्चे की आखिरी चीख, वो आखिरी चिल्लाहट उसको सुनकर विचलित हो जाता, तुरंत पीछे पलट कर देखता है तो देखता है इसका बच्चा जो है 20 से 2 पार्ट में कटा हुआ पड़ा है। कि वो दहशत का पल था जो बिरजू की ज़िंदगी में आया था। लेकिन बिरजू ने अपने आप को संभाला और वापस घर जाता है। जब ये सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं तो बिरजू धीरे धीरे जंगल से अपने घर की तरफ रोते रोते आ रहा होता है। लेकिन वही है ना कि दिल के अंदर वो जो दर्द है उसको तो आप दबा ले जाओगे, लेकिन जो आपने काम किया है वो बयां कैसे करोगे? अपने घर वालों को बताओगे क्या? बच्चा कहाँ है, इस बात का जिक्र करोगे कैसे? ये बहुत सारे सवाल बिरजू के जहन में चल रहे थे। समय बीतता जाता है, घर नज़दीक आता जाता है। वो घर की नज़दीकियाँ और अपने बेटे से हमेशा हमेशा के लिए वो बिछड़ाव, कहीं ना कहीं ये जो अंदर से अजीब सा हो रहा था, जाऊं या ना जाऊं, क्या ना जाऊं, और अगर जाऊं तो बहुत सारे सवाल हैं। बिरजू घर जाता है, लोगों को एक नई स्टोरी समझा देता है कि किस तरीके से उनके बेटे के साथ कोई एक बाहरी जानवर आया था, वो पकड़ कर लेकर चला जाता है। हालांकि लोग इस बात को कहीं ना कहीं घर वाले मानने पर मजबूर नहीं हो रहे थे, लेकिन जब उनका पिता ही ये बात बोल रहा हो तो कोई भी इंसान उस बात को मान ही लेगा। मान जाते हैं इंसान। समय बीतता जाता है, 1.5 साल 2 साल और हो जाता है। फिर इनके घर में किलकारी गूंजती है। अब एक पहला बेटा होता है। ये पहला बेटा जब आता है बिरजू बड़ा खुश होता है, क्योंकि इस बेटे की अब कोई बलि नहीं लेने वाला। ये बेटा अब इनका अपना बेटा है। एक बेटा हुआ, कुछ साल और बीतते हैं, बेटा बड़ा होता जाता है। एक और बेटा होता है, कुछ साल और बीतते हैं, बेटा बड़ा होते जाते दोनों, एक और बेटा होता है। इस तरीके से 3 और इनके बेटे होते हैं। अच्छा, 3 और बेटे होने के साथ साथ ये जो इनको असरफियाँ, ये जो सोने का खजाना, ये जो सब मिला हुआ था, जैसे जैसे बेटे ख़त्म हो रहे थे वैसे वैसे खजाना भी ख़त्म हो रहा था। देखिए, आपके पास खजाना लिमिटेड है, लेकिन शौक़ आपके बढ़ते चले जाते हैं। शौक़ के बढ़ने की वजहों से खजाना तो ख़त्म हो गया, लेकिन इच्छाएं ख़त्म नहीं हो रही। इच्छाएं आज भी अंदर हैं। अभी कोई बिरजू काम नहीं करता था। बिरजू के पास सिर्फ ज़मीनें थी। बिरजू के साथ सिर्फ अय्यासी करने का पैसा था, जो कि उसने सब उड़ा रखा था। अब इसके हाथ में कुछ भी नहीं था। अब वो मेहनत मजदूरी करके, जैसे भी करके, फिर से वो उस कगार पर आ गया जहाँ पर वो पहले था एक समय, कि अपने पास न काम है न नया पैसा आने की उम्मीदें हैं। बिरजू का जो स्तर है धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। ये जो ख़त्म स्तर है, ये बच्चों को उसके प्रति नफरत पैदा करने लगा। जहाँ बच्चों ने रसूखदारी देखी हो, जहाँ बच्चों ने सिर्फ पैसा देखा हो, जहाँ बच्चों ने सिर्फ अय्यासी ऐश देखी हो, वो अचानक वो गरीबी का दलदल उनको मजबूर कर रहा था ना मानने के लिए। बच्चे हमेशा बाप से लड़ते कि तुम मुझे देते नहीं हो, देते क्यों नहीं हो, दो मुझे पैसा। बिरजू के पास हो तब तो दे। ये बड़ा बेटा और जो मंझला बेटा था, वो अक्सर बाप से इस बात की होड़ लड़ा देते थे कि तुम मुझे पैसा नहीं देते हो। छोटा बेटा तो अभी थोड़ा शांत रहता था, क्योंकि अभी इतना कोई खास बड़ा नहीं हुआ था। पढ़ाई लिखाई करता था, छोटा मोटा अपना जो घर का काम होता था उसमें मदद कर देता था, खेती बाड़ी में मदद कर देता था। हालांकि छोटा बेटा इनका समझदार था। समझदार कहें या उसको नासमझी भी कह सकते हो। समझदार हो तो आप शांत रह सकते हो, या आप बिल्कुल भोला बेवकूफ़ हो तो आप शांत रह सकते हो। ऐसे ही था। ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, ना कभी क्वेश्चन करता था पापा से, ना कोई मांग रखता था। तो जो ऐसा लड़का था वो बिरजू के लिए बड़ा पसंदीदा था। बड़ा प्रेम करते थे, जान छिड़कते थे अपने उस छोटे बेटे पर। लेकिन ये दोनों बेटे कहीं ना कहीं बिगड़ चुके थे, बाप की इज्जत नहीं करते। अच्छा, बाप से बोलते कि ऐसा करो, जब तुम मुझे पैसा देते नहीं हो, इतना ज़मीन जो पड़ी हुई है जायदाद हमारी, बांट दो, अपना बेच फाँच के खा लेंगे अपना। बिरजू बोला ऐसा तो नहीं हो सकता। समय और बीता, ना जमीन का बंटवारा होना है, ऐसे ही रहो जैसे रहना है। बिरजू था थोड़ा एढ़ी आदमी, जमीन नहीं बांटा, बड़े बेटे की शादी करा दी। जैसे उसकी शादी हो गई, उसकी जो वाइफ थी वो भी कहीं ना कहीं अब बिरजू से लड़ने लगती, अपने ससुर की इज्जत नहीं करती। तो कहीं ना जो बिरजू है अंदर से वो खोखला होता जा रहा था। बिरजू ने सोचा था कि एक बार चलो ऐसा करते हैं, जमीन जायदाद हम बांट देंगे, अपना बांट वाट के जैसे भी लड़के रहेंगे वैसे अपना रहें, हमें मतलब नहीं है। लेकिन फिर बार बार उसके अंदर का वो जो चंचल मन है, या जो लालची मन है, या बच्चों के प्रति डर इस चीज़ का कि कहीं बेच कर खा ना जाए, बची जायदाद वो भी ना ख़त्म कर दे, वो कभी ज़मीन को बांटता नहीं था। तो उनका एक दोस्त था, सुरेश नाम का एक दोस्त था, जो थोड़ा सा समझदार था। इन दोनों की आपस में बनती थी। तो सुरेश से ऐसे बिरजू बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, घर के अंदर पारिवारिक स्थिति सही नहीं चल रही, बच्चे आपस में लड़ते हैं, छोटा वाला कुछ नहीं बोलता है,
क्योंकि उसकी भी पढ़ाई लिखाई या कुछ भी ऐसे छोटे मोटे काम करता। लेकिन मंझला और बड़ा वाला जब से उसकी शादी कर दी है उसके तो होश ही खराब हो गए हैं। तो सुरेश भी समझाता है बिरजू को, एक काम करो, कब तक लगाम लगाओगे दौड़ने वाले घोड़ों पर, इनको आज़ाद करो, इनको जीने दो, इनका भी दिमाग है, शरीर है, कब तक संभालोगे, मर जाओगे तब खुद ही अलग हो जाएंगे। इससे अच्छा है अपने जीवन काल में अलग कर दो, देखो आपके बेटे करते क्या हैं। बिरजू को बात समझ में आती है, पंचायत बिठाई जाती है और गुरा हिस्सा लगाया जाता है। गुरा हिस्सा शायद आपने नहीं सुना होगा नाम, बंटवारे का एक तरीका होता है, गांव में चलता है। जैसे 5 चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें हैं, 3 लड़के हैं, 3 लड़कों बराबर बराबर डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसको मन जो होगा हिस्से की बात, हिस्सेदारी के हिसाब से जो जिसके हिस्से में आ गया वो हिस्से उसका हो गया। तो ऐसे ही 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो उनका जो छोटा बेटा है, छोटा बेटा बोलता है कि एक काम करो, 3 पार्ट में डिवाइड मत करो, इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड करो। बोला क्यों? सब लोग बोले क्यों? बोले कि हम बड़े भैया, मंझले भैया और जो पापा 4 लोग हैं, 4 में से जब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो आधा जो पार्ट डिवाइड हुआ है वो पार्ट बड़े भैया मंझले भैया का हो जाएगा और जो आधा पार्ट है वो मैं नहीं लूँगा, वो पापा के नाम रहेगा। वो अपना हिस्सा नहीं लेता है, वो पापा के नाम पर ही वो हिस्से को रख देता है और अपने हिस्से का बंटवारा नहीं करता। इन दोनों का अपना हिस्सा बंट जाता है। तो ये दोनों अपने हिस्से को लेकर मजे की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। अब तीनों का अपना अपना बंटवारा हो जाता है। अच्छा होता है कि जब आप बंटवारा कर दो, बिरजू के दिमाग में यह था कि शायद बेटे जो हमारे वो खुशहाली की जीवन जो है गुजारेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जहां आज बिरजू को, आज के पहले की बात कर रहा हूं, जब तक बंटवारा नहीं था तब तक मंझला और बड़ा बेटा कम से कम इसी बहाने बिरजू के पास आता था कि लड़ाई करेंगे, बहस करेंगे, मुझे पापा मेरा हिस्सा दे दो। वो जैसे ही हिस्सा मिला, जैसे बिरजू उन लोगों के लिए कुछ था ही नहीं, जैसे आज वो बाप जीवन भर के लिए खत्म हो चुका हो। एक लंबे समय तक बाप को कोई देखने, पूछने, जानने तक नहीं आया। तो बिरजू इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कुंठित था और कई बार जब भी ऐसे मिलता बड़े बेटे से, मंझले से कुछ भी पूछने की कोशिश करते तो वो बेटे जो थे वो आज तक जो नफरत को पैदा करे हुए थे बाप के प्रति, कुछ ना देने की वजह से जहन के अंदर वो हमेशा जवाब ऐसा देते कि बाप के दिल जो है वो टूट जाता, कि बिरजू हमेशा परेशान हो जाता, कुंठित हो जाता। दूर दूर तक उससे कोई भी चीज़ पूछ भी दे, अगर सही भी लफ्ज़ पूछ दे या कोई राय भी पूछ दे, इनके बेटे कभी भी सही तरीके से बात नहीं करते थे। हाँ, मंझला बेटा वो छोटा वाला वो थोड़ा सही था, लेकिन सही कब तक रहेगा? एक समय होता है जब आप सेम टू सेम चीज़ें, जो सामने वाले की इच्छा है बिल्कुल वैसा नहीं कर सकते हो। पापा को क्या चाहिए बिल्कुल हर टाइम पर नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं इनको खटकने लगा अपना छोटा वाला भी बेटा। कई बार छोटे वाले बेटे को कहीं दूर जाना होता तो कोई नहीं होता, तो लड़ते अपने छोटे बेटे से कि तुम थे नहीं। तो छोटा मोटा बोलता कि पापा थे ही नहीं, हम लोग जब हों आपके पास तब हम कोई काम कर सकते हैं, अदरवाइज दूर हैं तो हम आपकी मदद क्या कर सकते हैं। तो इस बात से ये जब अंदर अंदर बहुत सारे इसको मिलने लगे ना दर्द, तो बिरजू बहुत सारे दर्दों को एक साथ लेकर पहाड़ बना चुका था और अब बिरजू संसार से नफरत करने लगा। बिरजू जो है अकेले बैठता तो रोता, परेशान होता। एक बार की बात है, वही दोपहर की बात है, 12-1 बजे का बात है। ये अपने खेत के पास एक बरगद का पेड़ है, वहाँ पर बैठा है, कुआं बगल में है। वो पूरा अपना सब जीवन काल में जो भी करा वो सब याद करता है कि किस तरीके से जब उसके पास पैसा था तो सारा समाज उसका था, किस तरीके से जब वो असरफिया बेचता, जब पैसा लेकर आता और परिवार वालों को खिलाता तो परिवार वाले उसको गुणगान गाते हैं। ये वही बेटे थे जो पापा कह कह कर चिल्लाया करते थे, लेकिन आज कोई बेटा आसपास नहीं। ये वही पत्नी थी, हालांकि किसी कारणवश ख़त्म हो गई थी बीच में, कि वो पत्नी थी जो हमेशा मेरा सम्मान करती थी। उनके जाने के बाद कोई मेरा सम्मान करने वाला नहीं बचा। बहू आई, बेटा हुआ, सब हुआ, लेकिन कोई मददगार जैसा नहीं बचा। जिन लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए इसने इतना करा ना, उन रिश्तेदारों ने भी कहीं ना कहीं अपना पत्ता झाड़ लिया। तो बिरजू बड़ा उदास, बेचैन, जिंदगी से हारा बैठा है और रो रहा है। और रोते रोते उसका दिमाग जो है इतना ज़्यादा पागल हो जाता है, बिरजू सोचता है कि अब जीने का मतलब नहीं बचा है, अब मर जाना चाहिए। हो गया, सब जी ली, सब देख लिया, सब कर लिया, सब जान लिया, सब पहचान लिया, अब मरने का समय है। वो उठता है, कुएं के पास जाता है, कुएं के पास खड़ा होता है और कुएं की तरफ जैसे ही छलांग मारने की कोशिश करता है, एक फिर से वही आवाज़ आती है जो आज से बहुत सालों पहले इसको सपने में आई थी। क्या आई थी? कि तुम्हें अमीर बनना है तो मेरे साथ चलो। ये फिर से कुएं से आवाज़ आती है। बिरजू बड़ी जल्दी थक गए ज़िंदगी से। क्या तुम्हें
मेरा सहारा चाहिए। बिरजू को वो आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी सी लगी। बिरजू को आवाज़ में वो उमंग से दिखी कि जैसे फिर से कुछ ऐसा खजाना सा मिल जाए या कुछ ऐसा मिल जाए जिससे जीवन को हम बेहतरीन बना लें, अपने बच्चों को बांट दें, अपने लोगों को बांट दें, शायद इसी बहाने वो मेरे आसपास हो जाएं। तो कुएं से फिर वो आवाज़ आई, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे साथ चलो। तो बिरजू बोलता ठीक है, ऊपर से कुएं के अंदर फांद जाता है। जैसे ही कुएं में फांदता है, थोड़ी देर के बाद शायद इसको ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास कुछ अब बहुत अच्छी सी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। वो अपनी आंखें खोलता है, तो आंखें खोला और देखा उसने कि वो एक अपने ही खेत में पड़ा हुआ है और वहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही, धीरे धीरे बरसात है। खड़ा होता है, खड़ा होकर देखा आसपास तो अपना ही खेत बढ़ गया है। बोला कि कूदा तो मैं कुएं में था, लेकिन वापस मैं खेत में आया। लेकिन इतना उसने दिमाग नहीं चलाया। बोला ठीक है, शायद वो आवाज़ है, उसका कोई मकसद होगा। खड़ा हुआ और अपने घर की तरफ जाने लगा। जैसे ही घर की तरफ गया, उसको वो जो बेटे अलग थे ना, वो सब एक साथ दिखाई पड़े। वो जो पत्नी थी ना उसकी बड़े बेटे की, वो बड़े सम्मान के साथ आई, ससुर जी उनकी सेवा पानी करने लगी, खाना बनाकर देने लगी। मंझला बेटा उनके पैर दबाने लगा, हाथ दबाने लगा। आज जो आदमी उसके आसपास नहीं होते थे वो सब आके हालचाल पूछने लगे, और बिरजू भैया। और इसके अंदर एक पावर आ गई थी। ये पावर ऐसी कि अगर किसी को कुछ कह दे तो वो इंसान को करना होता था। बोल दे कि बेटा पानी ले आओ, बेटा पानी ले आए। भैया वहां से वो सामान उठा दो, भैया सामान उठा दे। ये धीरे धीरे इसने महसूस करा बिरजू ने कि मैं जो बोल रहा हूं वो हो रहा है। शायद मुझे उस आवाज ने कुछ दिया तो नहीं, क्या यही दे दिया क्या कि जो बोलूंगा हो जाएगा। तो ऐसे ही उसने शक्तियों को आजमाने के लिए वहां पर वो रखा था, एक मिट्टी का बड़ा सा ढेला रखा था। उससे बोलता है उठो, उठ जाता है। हवाओं से बोलता है रुको, हवाएं रुक जाती हैं। पेड़ से बोलता है चलो हवा करो, तो पेड़ हवा करने लगते हैं। इसको धीरे धीरे एहसास हुआ कि मेरे अंदर कोई नॉर्मल शक्ति नहीं बची, मेरे अंदर कोई सुपर बहुत खतरनाक पावर आ गई है, जिससे शायद मैं ब्रह्मांड को अपने हिसाब से जो चाहूं वो करा सकता हूं। तो ऐसे ही जब आपके पास पावर्स आती हैं तो आपकी मति भ्रष्ट हो जाती है। बिरजू अपने आप से बोलता है मुझे जवान कर दो। वो बूढ़ापा धीरे धीरे जवानी में बदल जाता है। वो अपने आप को 25 साल का बना लेता है। ये वो जवानी जो आज से बहुत समय पहले पीछा छूट चुकी है, ये फिर से वापस आती है। बिरजू अपने आप को संभाल नहीं पाता, और ये इतना जवान, इतना खूबसूरत, बहुत कुछ कर सकने वाला, शरीर के अंदर ताकत, वो फौलादी शरीर जब पा जाता है बिरजू, तो बिरजू कुछ गलत राहों में भी जाता है। बिरजू किसी से भी लड़ाई कर देता है, और लड़ाई के वक्त उससे मार भी देता है, या जो भी जिस तरीके से चाहता वैसे जीता है। तो एक बार की बात है, ऐसे रात का समय था, बड़ी खूबसूरत सी लड़की आसपास से जा रही थी। अच्छा, ये रात में जो लड़की थी वो वहां पर एक नीरज नाम के आदमी थे, उनकी साली थी। उस समय शौचालय वगैरह तो होते नहीं थे, तो रात के समय में वो शौच करने आई थी। तो बिरजू ने दूर से देखा, अच्छा रात थी, कोई आसपास था नहीं। जब बिरजू के पास इतनी पावर्स थी तो वो चाहे जो कर सकता था। आज उसके दिमाग में इतनी गंदगी चली कि उसने सोचा कि इसके साथ हम बिस्तर हो जाते हैं। वो नजदीक जाता है और वो जो साली है चिल्लाने लगती है कि कौन हो, जाओ यहां से। तो बिरजू बोलता है कि तो मेरे पास चलो। तो साली जो है लड़की मना कर देती है, उसकी बात को नहीं मानता है, उसके हाथ को पकड़ता है और अपने घर में उसको घसीटता लेकर आता है। इसके अंदर की हिम्मत तो देखो कि गांव के जितने भी आदमी हैं सब खड़े हैं, लड़के बच्चे भी सब खड़े हैं। और जब कोई आदमी रोकने लगता है कि बिरजू क्या कर रहे हो, सबके बोलता सब चुप, सारे गांव वाले चुप। ऐसा लगा कि जैसे सब रुक गए हो एकदम के लिए, और पूरे गांव वालों के सामने उस लड़की के साथ बलात्कार करता है, पूरे बदन को अर्धनग्न कर देता है, पूरा जिस्म नोच कर खा जाता है एक तरीके से। ये जो हैवानियत इसके अंदर थी वो बढ़ती गई। एक लड़की, गांव की और लड़की, कभी बुजुर्ग महिलाएं, तो कभी बच्ची, कभी छोटी बच्ची, बहुत गलत काम करता। ये जितनी भी हैवानियत इसके अंदर चल सकती थी, एक महिला, 3 महिला, सबके साथ ये गलत काम करता, और ये गलत काम करते करते अपने आप को ये हैवान बना चुका था। लेकिन शायद ये जो हैवानियत भरा ये पावर्स जो हैं, ये बिरजू को लगता है बस इतने ही वक्त के लिए मिली थी।
थोड़ा समय बीतता है और ये जो समय होता है अपने वही सोने जाता है घर के पास, घर में ही सोने गया और जैसे ही सोता है अपनी आंखों को खोलता है तो आंखें खोलता है तो कुएं के बगल में पड़ा। वो कौन सा कुआं है? जिस कुएं में कूदा था। अब जिस कुएं के पास आता है तो फिर दौड़ के घर जाता है, फिर वही वाली बातें करने की कोशिश करता है कि ये हो जाए वो हो जाए, कुछ नहीं होता है। सारे बच्चे जो हैं वो अलग अलग रह रहे हैं, जैसे पहले गया था छोड़ के, ये दुनिया वैसी ही है। सारे के सारे लोग, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई बहस नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं मान रहा है। किसी लड़की के इसने हाथ पकड़ दिया तो सारे गाँव वाले ने मारा। ये क्या कर रहा है? बुढ़ापे में सठिया गया है। तो लोगों ने इसको पागल घोषित कर दिया 2 दिन के अंदर मात्र, इसकी हरकतों के देखते हुए। तो बिरजू को लगा कि शायद ये जब मैं कुएं में कूदा वो एक अलग दुनिया थी और जब कुएं के बाहर हूं मैं तो ये दुनिया अलग है। बिरजू को अब एहसास हो चुका था कि शायद ये जिंदगी वो कुछ वक्त की थी या मेरा वो सपना था या मैंने जिया है तो कुछ अलग सी जिंदगी जी है। फिर बिरजू वैसे ही कुएं के पास आता है। दोपहर का समय है, 12-1 बजे के बीच में, और फिर ये कुएं में कूदने की कोशिश करता है। फिर वही आवाज आती है कि इस बार मत कूदना वरना मर जाओगे। तो बिरजू बोला है कि तुम मुझे ये बताओ कि जो मुझे पहला जीवन दिया था वो मुझसे छीना क्यों, मुझे इस नरक में क्यों डाला, मुझे वहीं जाना है। तो बोला कि एक काम करो, अगर तुम्हें सच में वो जीवन जीना है तो अपने 3 बेटों को खत्म कर दो। ये 3 बेटों को खत्म करने की प्रक्रिया मैं तुम्हें बताऊंगा। बस याद रहे कि जब खत्म करोगे इन तीनों बेटों के सर का जो धड़ होता है यहां से कलम करना है और इनको भूनना है पहले, और भूनने के बाद जो कंकाल बनेगा इन 3 कंकालों को एक साथ अमावस की रात में एक जगह मैं बताऊंगा शमशान घाट के अंदर। वो प्रक्रिया, वो यंत्र तंत्र सब बताऊंगा। उस तरीके से आपको करना है। वो एक तांत्रिक साधना होगी। जब तुम सिद्ध हो जाओगे और तुम मेरे इस दुनिया में आने के काबिल हो पाओगे, उसके बाद ही तुम्हें वह दुनिया मुबारक होगी जिस दुनिया के तुम काबिल हो, जिस दुनिया के तुम कायल हो। तो बोलता है बिरजू कि हर वो चीज़ करने को तैयार हूँ जो आका मुझे आप बताना चाहते हैं। मैं मारूंगा अपने बेटों को, लेकिन मुझे चाहिए तो वही जीवन चाहिए। ये नर्क नहीं चाहिए जहां मेरा अपना कोई नहीं, ये संसार नहीं चाहिए जहां मेरे हिसाब से कुछ चलता नहीं हो। बिरजू अपने धुत में पागल है। वो नशा, वो उसको अपने बेटों के अंदर की जो आत्माएं थी, जो पुण्य आत्माएं थी या जो भी है, उनको मारने के लिए तैयार है। ये जाता है, जो छोटा बेटा होता है घर के अंदर बैठा होता है, कुछ काम कर रहा होता है। बिरजू गया, सबसे आसान इसने शिकार वहीं पर देखा कि जैसे ही जाता है वो लड़का इनके लिए पानी लेकर आता है, और जैसे ही वो पानी लेकर आता है इसका हाथ ये पकड़ लेता है और हाथ को मरोड़ने की कोशिश करता है। बिरजू के शरीर के अंदर ताकत थी तो नहीं, लेकिन वो कोई अदृश्य शक्ति थी जो बिरजू के अंदर उस ताकत को कहीं ना कहीं बढ़ाती चली जा रही थी कि अपने बेटे को मारने के लिए जिस तरीके के हथकंडे को अपनाता वो हर हथकंडा काम आता। कभी हाथ मोड़ दिया, पैर मोड़ दिया, पकड़ के सर दीवार में लड़ा दिया। इस तरीके से करते करते उसने अपने बेटे को मार डाला, और मारने के बाद घर में ही रखी एक लंबी सी चाकू से उसने इस बेटे की इस वाले धड़ को अलग किया। और धड़ अलग करने के बाद फिर से बोलता है अब बताओ मुझे करना क्या है। तो एक आवाज़ आती है तुम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। अपने बेटे के जितना शरीर का अंश है ये छोटे छोटे टुकड़े, वहीं पर हथौड़ी और वो कुल्हाड़ी जो होती है सब रखा हुआ था, उस कुल्हाड़ी से अपने बेटे के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करता है और एक कोने में रख देता है। बताई हुई अदृश्य शक्ति की आवाज़ के मुताबिक जो आवाज़ें आ रही थी वहाँ पर रख दो, और रखने के बाद इस धड़ को चूल्हे में डाल दो। वहीं पर चूल्हा जलाता है, चूल्हे में आग लगाता है, वो धड़ को रखा जाता है। उस आग की वजह से उसका पूरे बेटे का जो सर था वो जलना चालू कर देता है और मांस धीरे धीरे गायब हो जाता है। सिर्फ बचता है तो कंकाल, वो भी जला हुआ काला काला। उस कंकाल को लेकर इसे बाहर निकलना है घर से। आवाज़ आती है कि कंकाल को पकड़ो और बाहर निकल जाओ। ये कंकाल को पकड़ता है, बाहर जाता है। एक अजीब सा पंछी जो कि बहुत बड़ा है वो घर की तरफ आता है, और जो इसने बोटियां काट काट कर रखी थी उनको वो खा जाता है। ये बिरजू दूर से देखता है कि कोई अजीब सा गिद्ध जैसा पंछी इसके घर में घुसा है और अपने बेटे की जो बोटियां रखी थी उसको चुन चुन कर खा गया है। लेकिन अभी इसके हाथ में सिर्फ एक कंकाल था, लेकिन अभी भी इसको अपने दोनों बेटों को मारना था। ये 2 बेटों को कैसे मारा जाएगा, किस तरीके से क्या करा जाएगा, ये तभी पता चलेगा जब अदृश्य शक्ति की आवाज़ आएगी। एक अदृश्य शक्ति फिर से थोड़ी देर के बाद बाहर से कोई आवाज़ आती है कि तुम्हारे मंझले बेटे को मारने की बारी आ चुकी है, तैयार हो जाओ बिरजू।
तो बिरजू बोलता है कहाँ और कैसे? तो आवाज़ आती है कि तुम्हारा मंझला बेटा एक आरा मशीन पर काम करता है, वहाँ पर चले जाओ, आज उस आरा मशीन में कोई भी काम करने नहीं आया है, जाओ और उसे मार दो। याद रखना कि उसका जो धड़ है ये बचा कर रखना, ठीक है। बिरजू जाता है वहाँ आरा मशीन जहाँ पर लकड़ियाँ काटी जाती हैं, उस मशीन के अंदर घुसता है तो दूर देखता है कि एक आरा मशीन के पास एक लड़का है जो लकड़ियों को काट रहा है। इसको पता चल गया कि मेरा ही बेटा है। नज़दीक जाता है तो बेटा दूर से अपने पापा को देखता है और बोलता है पापा आप यहाँ पर इस समय? तो पापा बोलता है कि बेटा मैं ढूंढ रहा था तुम्हें, तो मैंने सोचा एक बार मिल लूँ जाके। कुछ बातें थी जो सोचा कि मैं कर लूँ तुमसे। उन दोनों के बीच में आपस में बातें चल रही हैं। बातें चलते चलते एक बिरजू के कान में एक आवाज़ आती है, शायद वो दृश्य शक्ति की थी, बिरजू धक्का दो अपने बेटे को। जैसे ही वो आवाज़ आती है वो बिरजू उसको धक्का देता है। वो आरा मशीन चल ही रही थी, आरा मशीन में जहाँ लकड़ियाँ कटती हैं इसका जो धड़ है ये 2 पार्ट में कट जाता है, और ये वाला जो धड़ था ये उछलने की वजह से आरा मशीन में फिर से घुस जाता है। 1-2 बार घुस गया तो पूरा शरीर इसका बहुत तितर पितर कट गया था, हर तरीके से मांस कहीं इधर, कोई लोथड़ा उधर, बहुत कुछ हो गया था। सिर्फ इसका जो धड़ था ये अलग होकर एक तरफ गिरा, खून खून पूरे फैक्ट्री में भरा। फिर से आवाज़ आती है ये जितने भी टुकड़े हैं उनको समेटो और जो बड़ा हिस्सा है शरीर का उसको काट कर बोटी बनाओ और इसको कोने में रख दो और ये मुंडी को जलाकर इसका कंकाल बना लो। तो बिरजू वहाँ के आसपास की जो छोटी छोटी लकड़ियाँ बुरादा होता है उसको सबको समेटता है, उन पर आग लगाता है और उसी पर उसके मुंड को रख देता है। धीरे धीरे आग तेज होती है और उसके मंझले बेटे का जो सर है वो जलना चालू होता है। जलते जलते उसके शरीर का यह मांस धीरे धीरे पिघल कर आग में ही समाहित हो जाता है। सिर्फ बचता है तो वो कंकाल जो उसके सर का है, और बची बोटियों को समेट कर वहीं कोने में रख देता है और कंकाल को पकड़कर फैक्ट्री से बाहर आता है। फिर देखता है कि एक और वही जो पंछी उसको पहले दिखाई पड़ा था, वही गिद्धनुमा पंछी हवा में उड़ता हुआ आता है, वो फैक्ट्री के अंदर जाता है और उन टुकड़ों को खा जाता है। अब बिरजू के पास सिर्फ एक ही बच्चा बचा था, बड़ा वाला, जिसको मारकर उसके कंकाल को लेना है। सिर्फ वो तांत्रिक प्रक्रिया करना है जिसके बाद उसको हर वो सब कुछ मिलेगा जिस चीज़ की चाहत बिरजू के अंदर है। फिर से आवाज़ आती है कि तुम्हारा जो बड़ा बेटा है वो दूर गांव में रहता है अपनी बेटी के साथ, अपनी पत्नी के साथ। बिरजू को नहीं पता था कि उसकी बिटिया हो गई है, पता भी कैसे चलता, क्योंकि लंबा समय तो इसका उस सपने वाली दुनिया में हो गया था। तैयारी होती है वहाँ जाने की, अदृश्य शक्ति की आवाज़ के मुताबिक कि उस गांव में पहुँचता है जहाँ पर इनका बड़ा बेटा रह रहा है। हालांकि बड़ा बेटा किसी काम से गया हुआ था, बड़े बेटे की जो पत्नी यानी कि बहू है वो उनके घर पर थी। तो दरवाज़ा खटखटाता है तो देखा कि उनकी पत्नी जो है बाहर आई, और जैसे पत्नी आई पहचान गई, ससुर जी है। पैर वर छुआ, अंदर आने को बोला, अंदर आकर ये कोने में बैठ गए। और उनकी जो पत्नी है वो अंदर जाकर खाना वाना बना रही थी। वैसा शाम का समय था और शाम के समय में उनके पति के आने का समय था। किचन के अंदर जब ये काम कर रही है तो वहीं पर बिरजू की नज़र इसके शरीर के ऊपर पड़ी। बड़ा अजीब सा इसके अंदर महसूस हुआ कि जो साड़ी है थोड़ा नीचे की तरफ खिसकी, पल्लू भी थोड़ा नीचे खिसक आया है। इसको अपनी ही बहू के ऊपर गलत नज़र आ गई। ये नज़दीक जाता है किचन के अंदर और अपनी बहू का हाथ पकड़ता है ऐसे, और जैसे ही हाथ पकड़ता है बहू एकदम डर जाती है। क्या होने वाला है, क्या हो गया, क्या कैसे क्या हुआ। वो डर कर जैसे ही बाहर आती है या पकड़ कर उसका ये जो सर होता है उसको दीवार में लड़ाता है। दीवार में लड़ाने की वजह से उसका जो खून है वो आसपास फैल जाता है, और खून जैसे ही फैल जाता है बेहोश हो जाती है। और ये बहू की बेहोशी की हालत में उसी के साथ बलात्कार करता है। अच्छा, जब ये बलात्कार कर रहा था इसको ये नहीं समझ में आया कि इसकी बहू ख़त्म हो चुकी है। शायद उसको गहरी चोट लग गई थी, कोई गलत नस पे शायद वार हो चुका था। जब इसको धीरे धीरे पता चला कि इसकी बहू ख़त्म हो चुकी है और इसका जो बेटा है वो भी आने वाला है, तो इसने एक रचना गढ़ी। अपने आप के ऊपर भी वो जो खून था पड़ा हुआ था वो अपने ऊपर भी लगा लिया, और लगाने के बाद अपने ऊपर के हाथ यहाँ पर भी खरोंच मार दिया, और वैसे ही बेहोश हालत में वहाँ पर पड़ा रहा कि बेटा आएगा तो देखेगा कि कुछ हो गया है। जैसे ही उनके घर के अंदर वो बेटा आता है तो देखता है कि घर का जो आंगन है सब खून से लथपथ है, उनकी जो पत्नी है वहाँ पर मरी पड़ी है, और ये जो पिताजी है वो भी आए हुए हैं, इनके ऊपर सब खून पड़ा है।
तो बेटे को पहले तो शक हुआ अपने पिता के ऊपर, कहीं गुस्से में पत्नी के ऊपर तो नहीं मार दिया। लेकिन जब देखा कि उनका जो पिता थे यानी बाप उनका, वो भी उस हालत में पड़ा हुआ है जिस हालत में पत्नी पड़ी है, तो सारे जो सवाल थे वो ख़त्म हो गए और दोनों को उठाने की बचाने की कोशिश करता है। इसी बीच में एक आवाज़ आती है बिरजू को, अदृश्य शक्ति की, पीछे डंडा पड़ा है, उठाओ और सर पर मार करके मार दो। बिरजू वहीं पड़े डंडे को उठाता है, खड़ा होता है। जब तक वो अपनी पत्नी को संभाल रहा था, इसका बड़ा बेटा उठता है, बड़ी तेज़ी से सर पे वार करता है और जैसे ही सर पे वार करता है वो लुढ़क कर पीछे आ जाता है और लुढ़क कर पीछे आता है तो उसके धड़ को वहीं पड़ी चाकू से काट देता है और धड़ को अलग करने के बाद अदृश्य शक्ति के कहेनुमा उस बेटे की सारी जो शरीर था आधा उसकी बोटियां बनाता है और वहीं पर रख देता है। अच्छा, इस चीज़ के बीच में इनकी बेटी थी, ये जो लड़की थी ना, जैसे इसको पता चला कि कोई एक बाहरी आदमी आकर उसकी माँ के ऊपर हमला कर रहा है, उसने अपने आप को वहीं पर छुपा लिया एक बंद कमरे में, और बंद कमरे की हल्की सी खिड़की से वो सारे दृश्यों को देख रही थी जिस तरीके से बिरजू ने उसकी माँ को ख़त्म किया और उसके बाप को ख़त्म किया। वो सारा दर्दनाक मंजर उस लड़की की आंखों में बस गया था। जैसे ही बिरजू निकलता है, उन बोटियों को करने के बाद, धड़ को लेने के बाद, धड़ को वहीं पर चूल्हे में रखता है और उसको जला देता है, सिर्फ कंकाल निकालता है, कंकाल लेकर बाहर जाता है। बिल्कुल वही पंछी फिर से आता है और उसके बेटे की सारी बोटियों को खा जाता है। सिर्फ उसकी जो माँ थी, माँ की लाश को हाथ नहीं लगाता है और वहाँ से उड़ जाता है। लेकिन जो बेटी है, ये हर कुछ देख रही थी। ये वापस आती है, अपने माँ को संभालती है, बाप बच्चा नहीं है। हालांकि अपने उस बड़े बेटे के उस मुंड को उठाकर, और तीनों मुंड अब इसके पास आ चुके हैं, शमशान घाट में जाना है। अमावस की रात है, शमशान घाट में एक साधना करनी है, वहाँ के आधिपत्य को जगाना है। आधिपत्य को जगाने के बाद वहाँ एक चूना होता है, सफ़ेद चूना। सफ़ेद चूना से गोल घेरा बनाना है, गोल घेरे में से 3 हिस्से डिवाइड कराना है। एक त्रिकोण ट्रायंगल होता है वैसा बनाना है और ट्रायंगल पर तीनों जगह पर दीपक जलाना है और बीच वाले हिस्से पर तीनों कंकाल को एक साथ रख देना है। तीनों कंकालों को रखने के बाद कई सारे मंत्र, कई सारी सिद्धियां, जो वो अदृश्य शक्ति थी वो जिस तरीके से बताती जा रही थी उस तरीके से करता जा रहा था। और अचानक उन 3 मुंडों में से हवा से निकलती है और वो हवा बिरजू के शरीर के अंदर प्रवेश करती है। जैसे ही शरीर के अंदर प्रवेश करती है, अब बिरजू के अंदर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे सच में उसके हाथों में, उसके पैरों में, उसके शरीर में ताकत आ चुकी हो। बिरजू खड़ा होता है और फिर से एक आवाज़ करता है कि ये अदृश्य शक्ति जो भी हो तुम, मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना है। मैंने वो सब करा जो तुम्हें चाहिए, अब मुझे दो जो मुझे चाहिए। फिर बिरजू को आवाज़ आती है, आओ मेरे पीछे। बिरजू पहुंचता है उस कुएं के अंदर, छलांग मारता है और फिर ये उसी दुनिया में चला जाता है जो उसको सब कुछ चाहिए। वही वो परिवार, वो जिस तरीके से जिसको जो बोल दे, हर वो चीज़ कर देता था जो बिरजू कहता था। ये तो अपनी जीवन जी रहा था, लेकिन एक और जीवन कहीं और पर चल रहा था। ये दूसरा जीवन था उस लड़की का जीवन, जिसके माँ बाप को बिरजू ने ख़त्म कर दिया था, यानी अपने बड़े बेटे को मार दिया था। ये बेटी हालांकि गांव के अंदर जहाँ पर भी रहती थी, वहाँ के आसपास के लोगों से थोड़े से इसके ताल्लुकात हो गए थे। गांव वालों ने देखा हुआ था कि इसकी माँ की लाश पड़ी हुई है, सब लोग दहशत में आ गए। बिटिया दहशत में होने की वजह से कभी कुछ बोल नहीं पाई, जल्दबाजी में लोगों ने उसकी माँ का अंतिम संस्कार करा। पता चला कि ये उन गांव के रहने वाले हैं, तो वहाँ के गांव वालों ने उसकी जो माँ थी उसके लाश को लेकर आते हैं बिरजू के गांव में, और वहाँ पर भी पता चलता है कि न मंझला बेटा है, न छोटा बेटा है, न बड़ा बेटा है, यानी वंश पूरा ख़त्म हो चुका है। गांव वालों ने ही, सब लोगों ने मिलकर अंतिम संस्कार की क्रिया करी। और वो जो बेटी थी, वहीं की एक दादी थी जो अपने घर पर उनको रख लेती हैं। हालांकि घर इनका भी बड़ा था, कभी कभी इनके घर भी आ जाती, कभी वो बिटिया उनके घर भी चली जाती थी। लगभग जो बेटी थी वो 12-13 साल की हो गई थी। उसके अंदर कुछ अलग करने का मन था, पढ़ाई करने का मन था, लोगों से हटकर बातचीत करने का मन था। वो जब भी कोई चीज़ बोलती थी, हर कोई बात उसकी सुनता था। उसकी बातों में बड़ी मधुरता थी, उसकी खूबसूरती दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती थी। पता नहीं क्यों बड़ी प्यारी लग रही थी। हर कोई इंसान जब उससे बातचीत करता चला जाता। एक समय की बात है, ये जो गांव इनका जो बिरजू का था, वहीं थोड़ी सी दूर पर एक हवेली है। ये हवेली कहा जाता है कि
ये उस ज़माने की है जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। लेकिन ये जो हवेली है श्रापित हवेली है। कुछ वजहों से इसको बंद कर दिया गया था और कोई भी आसपास के छोटे छोटे जो गांव थे वो उस हवेली के अंदर प्रवेश नहीं करते थे। ना प्रवेश करने का कारण यही था कि लोगों का यह मानना था कि इस हवेली के अंदर एक ऐसा जिन है, जब भी कोई वहाँ पर जाता है वो उसको मार देता है। अच्छा, लड़की के अंदर पढ़ने की लालसा थी, उस समय कुछ आगे बढ़ने की लालसा थी, लेकिन गांव के लोग किसी एक ऐसी लड़की को पढ़ने नहीं देना चाहते थे या आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे जिसके माँ और बाप इस समाज में है नहीं। वो समाज की दुत्कार, वो समाज की कुरीतियाँ, वो निम्न जाति, वो ऊपरी जाति, इनमें फंस कर वो लड़की कभी पढ़ने के लिए आगे जाती तो लोग उसको मारते, लोग उसको गालियाँ देते। ऐसी बूढ़ी महिलाएं जिनको प्रेम होता है, कोई नहीं है बच्चे को चलो रखी लो, बहुत सारे लोग सब प्रेम करते थे। गोद भी नहीं लिया था कि गांव में है चलो लड़की है मदद कर दो। प्रेम है, प्रेम होता है गांव वालों में, ऐसा नहीं है कि सब लेन देन के हिसाब से नहीं चलता, प्रेम चलता है वहाँ पर। तो दादी ने बोला कि बेटा एक काम करो, जब सब लोग मना कर रहे हैं मत पढ़ो। लेकिन जो लड़की थी उसके अंदर दूरदर्शिता थी, डर नहीं लगता था उसको किसी चीज़ का। एक बार उसको पता चला कि वो हवेली में क्या सच में जिन होता है क्या। दादी से पूछा ऐसे, दादी ने बोला बेटा वो हवेली श्रापित है, वहाँ कभी मत जाना, और वहाँ गई तो मर कर आओगी। लड़की कहती थी कि कभी ये सब चीज़ें तो मैंने देखी नहीं, ऐसा कुछ होता भी नहीं। और फिर अगर मरने की बात करा जाए, जिसके संसार में माँ और बाप बचे ही ना हो, जीने का जिसका सहारा ही ना बचा हो कोई, उसको भूत भी क्या मार सकता है, जिन भी उसका क्या ही बिगाड़ सकता है। मार भी देगा तो कोई बड़ी बात नहीं, मरे हुए को क्या मारोगे, एक ऐसी उसकी उम्मीद। और उठती है, सुबह का समय है, सुबह उठती है और उस हवेली के अंदर जाती है जिस हवेली को लोग श्रापित मानते थे। उस हवेली में रहती है, पूरा दिन गुजारती है, खेलती कूदती है, वहीं पर पढ़ती है और शाम के समय फिर घर आ जाती है। ऐसे ही कई बार गई, हालांकि अभी तक तो इसको कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हवेली में कुछ ऐसी चीज़ है जिससे इसको डरना चाहिए। लेकिन एक दिन की बात है, वही शाम का समय है, कुछ इसको आसपास महसूस होता है, जैसे कि कोई इसके आसपास हो। वहाँ जीने लगे हुए थे, सीढ़ियों से जब नीचे उतरती इसको ऐसा महसूस होता कि कोई आसपास उसे देख रहा है। वहाँ पर एक जिन रहता था। कहा जाता है कि वो जो जिन था बड़ा शरीफ जिन था, वो कभी किसी के प्रति गंदी नज़र नहीं रखता था। लेकिन यहाँ का एक जिन है जिसको एक समय पहले की बात है, किसी एक लड़की से प्रेम था। वो लड़की की जो आवाज़ है, वो ये लड़की जो इस समय यहाँ पर रह रही है, उसकी आवाज़ बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम महसूस होती। जब ये लड़की कुछ बोलती, कुछ गुनगुनाती, वो जिन खड़े होकर चुपचाप सुनता। जब ये कोई बात करती, जब ये पढ़ती, जब ये बुदबुदाती, तो जिन आसपास खड़ा होकर उसको देखता। ये लंबे समय तक जब ये होता रहा, जिन लगातार उसको देखता रहा, उसकी खूबसूरती और उसकी वाणी से वो उससे प्रेम कर बैठा। ऐसे ही और समय बीतता जाता, जिन लगातार उस लड़की को देखता। और अच्छा, देखता देखता अभी तक तो हालांकि लड़की को कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन एक दिन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि लड़की को कुछ महसूस हुआ। आज सच में जिन ने ना उसको छूने की कोशिश करी थी, कि जैसे कि वो उसको पकड़कर अपनी कोई बात बताना चाह रहा है। और जैसे ही लड़की पीछे पलट कर देखती है कि उसको पीछे टैप ऐसे करा किसने, ऐसे ही खोपड़ी पीछे करी, कुछ उसको ऐसा दिखाई पड़ा कि लड़की डर के वहाँ से भागी। ऐसा बहुत कुछ हुआ, फिर मैं बताऊंगा आपको, कभी स्टोरी अगर फ्री समय हुआ तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा हुआ क्या, कि लड़की ने पीछे देखा क्या, कि सच में कोई जिन कुछ अजीब सी हरकत करना चाह रहा था। कि जो बिरजू था, जिसको एक नई दुनिया मिली थी, उस नई दुनिया में क्या है। ये जो बिरजू है ना, उस नई दुनिया का मालिक बनना चाहता है। उस सारी दुनिया में जिस तरीके से लोगों को लाना होता है, क्या करना होता है, उन सब चीज़ों को पाना चाहता है। वहाँ पर भी एक तंत्र साधना करता है। और इस लड़की के साथ फिर आगे क्या होता है, जिन सच में क्या लड़की से प्रेम करेगा, इसको मार देगा, क्या बिरजू का कनेक्शन लड़की के साथ रहेगा, क्या वो जिन बिरजू के साथ कुछ संबंध में है, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी इस कहानी में अधूरी हैं। एक समय आएगा जब मैं जरूर बताऊंगा।